Assalamu alaikum, ninth class. How are you all? I am also fine. Yes, ninth class. Today we will do the book exercise of unit number 6. Basically, I have already sent you the notes, a copywork notes or each and everything. There is some additional, you can say there is some additional notes also like MCQs or some extra question, but you must learn them because they are important for your examination point of view. ठीक है. अच्छा जी, I also want to discuss that I have already uh, given you these uh, answers of these MCQs in soft copy or PDF file, and which I have sent you yesterday. Clear? तो अगर आपको उनमें कोई मसला होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें करवाऊंगी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक ये देखिए, जैसे कि टेरोस, ये सिनोनिम्स आपने फाइंड आउट करने हैं और देन एंटोनिम्स हैं या इडियम्स हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. ये भी आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर चुकी हूँ. अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर की तरह, विच इज अबाउट डिनोटेशन एंड कनोटेशन. बेसिकली दीज आर meanings. If I will give you a simple difference between these two things, then it is easier for you, as denotation is dictionary meaning. D for you know that dictionary, and D for denotation. तो आप इसी से लर्निंग कर सकते हैं इसकी. अच्छा जी, इसको हम कहेंगे लिटरल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्नेक है. अब स्नेक जो है, अगर हम डिक्शनरी ओपन करते हैं तो स्नेक उसमें लिखा हुआ होगा स्केली और लेगलेस एनिमल. ठीक है, ये तो हमें जनरल पता चल गया कि हम डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा, जो डिक्शनरी के ऊपर मीनिंग होगा उसको हम कह देंगे डेनोटेशन. अच्छा जी, मूव टुवर्ड्स द कॉनोटेशन. अगर कॉनोटेशन मीनिंग की तरफ चलते हैं, इट गिव्स यू a sense or refers to an idea or refers to your feelings. For example, if I am taking the example of snake, अगर हम snake की example लेते हैं तो connotation of the word snake could include evil or danger. यानी कॉनोटेशन जो है, अगर हम इसको फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप देखते हैं ना कि जब आप स्नेक आकर आपको नजर आ जाए, लाइन नजर आ जाए, टाइगर नजर आ जाए, तो सबसे पहले एब्रप्टली आपके माइंड में क्या आएगा? डेंजरस या एवल. ठीक है. इसी तरीके से जो है, अच्छा अब ये भी बात याद रखिएगा कि कॉनोटेशन जो है, इट विल बी गिव यू अ पॉजिटिव मीनिंग एज वेल एज अ नेगेटिव मीनिंग. यानी एक चीज के जैसे अगर आप फीलिंग्स के साथ एसोसिएशन है, आपको पॉजिटिव मीनिंग भी देगा और नेगेटिव. अब जैसे एक वर्ड है, आप जी कहते हैं थिन है, यानी वो शी इज वेरी थिन, वो बहुत पतली है. और अगर हम उसको कह देते हैं स्किनी, स्किनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा. स्किनिंग तो थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में आ जाता है, बिल्कुल जिसकी हड्डियां निकली होती हैं. तो ये क्या है कि थिन और स्किनी जो है एक वर्ड के मीनिंग एक ही जैसे सेंस में दे रहे हैं, लेकिन क्या है, इनकी सेंस जो है वो डिफरेंट हो जाती है. कि थिन जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट की तरफ आ जाता है, और स्किनी जो है थोड़ा सा ऐसा जो जिसकी बोन्स जो हैं वो निकली होती हैं. तो यानी कि कॉनोटेशन और डेनोटेशन की आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह. अच्छा जी, अगर हम देखें नेक्स्ट इसकी, अगर हम we will do this see the table. So I have already told you, I have given these things in a soft copy form. You must write down these from the notes, write down these things on your book, that it will be easier for you. जैसे अगर हम फैट की बात करते हैं, फैट डेनोटेशन मीनिंग तो हो गया ओवरवेट, लेकिन अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसका जो है वो कॉनोटेशन देखें तो प्लम और ओबेस जो है, ये दोनों जो है हमें क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है और एक जो है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है. क्लियर? ओके. अच्छा जी, दिस टॉपिक ninth class is very important for your examinational point of view, because we will discuss today adverb. अच्छा, adverb जो होता है ना, when we are in 5 or 6 class, तो हम देखते थे कि एडवर्ब होता है कि ऐसा वर्ब वर्ड जो विच इनहेंस द मीनिंग ऑफ अ वर्ब.
अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो यू कैन से आल्सो दैट एडवर्ब इज अ मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर। अब मॉडिफायर क्या होता है? विच इनहेंस अ मीनिंग इन एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का मीनिंग को इनहेंस करता है। ये वर्ब भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कोई और वर्ब भी हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ तो शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली। अब सिंगिंग वो गा रही है, अगर मैं सिंपल कह दूं शी इज सिंगिंग, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? ये शी आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगिंग आपका मेन वर्ब है। अच्छा जी, इसमें अब मैंने कोई एडिशनल नहीं की, ठीक है। अगर मैं ब्यूटीफुली कर देती हूँ तो ये मेरी क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? एडवर्बल सेंटेंस। अच्छा, अब देखें कि एडवर्ब अगर अब अकॉर्डिंग टू द काइंड्स अगर हम चलते हैं तो ये ब्यूटीफुली जो है वो मैनर कहेगा, ठीक है। और एट अ कॉन्सर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? यानी किसी भी दिन का कोई भी वक्त, कोई भी जो है एरा। अच्छा, ये भी आप देखें सी क्लियरफुल क्लियरली कि शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब ये वाली बात याद रखिएगा कि अब ये सिंगिंग जो है ये उसी को ही इनहेंस कर रहा है, ब्यूटीफुली भी उसको इनहेंस कर रहा है, एट अ कॉन्सर्ट भी उसको इनहेंस कर रहा है, लास्ट नाइट भी सिंगिंग को ही फोकस कर रहा है, हमारे वर्ब को ही फोकस कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एडवर्ब इज अ मॉडिफायर व्हिच इनहेंस द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ओके, मूव टूवर्ड्स द इन्फिनिटिव्स। अच्छा, इन्फिनिटिव और जेरेंट जो है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो आपके जो पेपर जो है उसमें एक क्वेश्चन तो लाजमी इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो इसको प्रॉपर देखिए, अटेंटिवली समझे। ओके, एग्जाम्पल्स अगर मैं पढ़ूं, यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, ही मेड द पीपल वर्क। दोनों में आपने जो हाईलाइटेड देखें, टू गो, वर्क। अच्छा जी, द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट, इनके पास आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव में अगर जनरल मीनिंग लेती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? इन्फिनेटिव्स आर द यू कैन से द वर्ड विच हैवंट या थिंग विच हैवंट एनी लिमिट, यानी किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, टू गो जब आ गया वर्ब से पहले, वर्ब गो आपका वर्ब है, अगर उससे पहले मैंने टू लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव। अच्छा जी, वो कहते हैं सब्जेक्ट इसका नहीं है, इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बट ये क्या है कि किसी सब्जेक्ट में जाकर, किसी सेंटेंस में जाकर वो क्या बना रहे हैं? इन्फिनिटिव्स बना रहे हैं, ठीक है। वी से दैट टू गो इज इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। ये किसका इन्फिनिटिव है? वर्ब का इन्फिनिटिव है, टू गो, ठीक है। समटाइम्स टू इज यूज एन एग्जाम्पल ए, कुछ कभी कभार टू जो है एग्जाम्पल ए की तरह यूज कर सकते हैं, और कभी कभार जो है एग्जाम्पल बी की तरह भी हम टू को यूज कर सकते हैं, यानी क्या बनाने के लिए? इन्फिनिटिव बनाने के लिए। क्लियर? तो इन्फिनिटिव क्या होगा? अगेन देखें कि व्हेन वी पुट टू बिफोर अ वर्ब, अगर हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो वर्ब जो है वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगा। क्लियर? ओके, जेरेंट जो देखें, अच्छा जेरेंट के लिए मैं पहले एग्जाम्पल्स को फोकस करूंगी। आई विल फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। पेंटिंग इज अ गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई हॉबी इज पेंटिंग। अब देर आर थ्री स्टेजेस, सेपरेट स्टेजेस ऑफ अ वर्ड, तीन डिफरेंट प्लेसेस आप कह सकते हैं एक लफ्ज की हैं। एक में वो सब्जेक्ट बना रहा है, एक में वो ऑब्जेक्ट बना रहा है, और एक में वो कंप्लीमेंट बना रहा है। Acha, now move towards the again the definition now. A gerund is a form of verb which ends in ing and has a function of a noun. अच्छा जी, gerund जो होता है basically it is, अच्छा अब ये भी याद रखिएगा कि gerund जो है वो verb को ही के साथ ही ing है, यानी gerund किसको बनाएंगे? verb के साथ ing। बट सिमिलरली इसके साथ ये भी याद रखना है कि gerund जो है वो आपका सब्जेक्ट बना सकता है, आपका ऑब्जेक्ट बना सकता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट बना सकता है। यानी देखिए, पेंटिंग इज अ गुड फन, ये आपका सब्जेक्ट की जगह पर है। आई लाइक पेंटिंग, ये आपका कहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। और माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, ये आपका किसकी जगह पर है? कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। कॉम्प्लीमेंट यानी कि माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अपनी हॉबी को, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, और आपको जो है वो उसके बारे में
यानी माई फेवरेट, अपनी फेवरेट कुछ चीज है उसको तारीफ कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या होगा, पेंटिंग। ओके। अच्छा जी, फिर दोबारा देखें कि जेरेंट जो है अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी, यानी कि विच मेक्स। अच्छा, जेरेंट, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जेरेंट जो है वो आप याद, ये भी था कि एक आईएनजी वाली फॉर्म होती है फोर्थ, जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो होती है, बट इट इज नॉट जेरेंट, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर ये पेंटिंग जो है अगर ये नाउन की जगह पर है, नाउन बनाता है, या वो सब्जेक्ट बना रहा है, या वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, जेरेंट बन जाएगा। ठीक है। ओके, कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 3, basically ninth class. mm, we have it is familiar to you, we have done in our lesson number 2, I think so. कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस होते हैं शर्तिया जुमले, क्या कहते हैं इनको, शर्तिया जुमले। हमने जो है वो फर्स्ट कंडीशनल पढ़ी थी जिसको कहते हैं ओपन कंडीशन, क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन। और जो ओपन कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है इफ, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, इफ के साथ हम क्या लगाते थे, वेट, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, इफ के साथ हम जो है उसमें यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और जो है कॉमा के बाद हमने क्या लगाया था, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट, क्या लगाया था, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब यहाँ पर देखें अच्छा, ये जो कंडीशनल टाइप सेंटेंस है इसको हम कहेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ना शर्त भी तो तब पूरी होगी ना, एक काम होगा तो दूसरा होगा, जब तक आप एक काम नहीं करेंगे दूसरा इम्पॉसिबल है, दूसरा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। जैसे अगर ये देखें, एग्जाम्पल देखें, इफ वी हैड पेड हीड टू हिज वार्निंग्स एंड एडवाइस, यानी अगर हमने तवज्जो दी होती उनकी वार्निंग्स को और एडवाइजेस को, नसीहतों को, वी वुड नॉट हैव गॉट इंटेगल्ड, तो हम ना फंसते। ठीक है, अगर हमने काम किया होता तो ये ना होता। बात सिंपल सी है कि ऑफ, यानी कंडीशनल ऑफ दिस टाइप सेज दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज सर्टन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल, यानी आपकी ये जो कंडीशन है, इफ वाली जो लाइन है, अगर ये ही पूरी नहीं है तो बाकी का कोई पर्पस नहीं है। यानी अगर हमने शर्त, अगर हमने जो है वो वार्निंग और एडवाइजेस को जो है वो उनके ऊपर तवज्जो दी होती, तो हम अगर दी होती तो फिर ऐसा ना होता। यानी जैसे अगर देखे कि मैंने मेहनत की होती तो मैं कामयाब होता। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, फिर मैं बताती हूँ कि फर्स्ट कंडीशनल जो है वो ओपन कंडीशन थी, यानी उसके साथ आपने इफ लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया और फ्यूचर इंडेफिनेट लगाया। अब यहाँ पर जो है आपने क्या लगाना है, इफ के साथ आपने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, वी हैड। और जब आपने कॉमा के बाद आना है तो वी वुड नॉट हैव, यानी आपने क्या लगाना है, मॉडल वर्ब कौन सा लगाना है, वुड लगाना है, और उसके साथ आपने क्या लगाना है, हैव लगाना है। अब ये दोनों जो है पास्ट सेंस दे रही हैं आपको, क्या दे रही हैं, पास्ट सेंस। if we had paid heed to his warning and advice, we would not have got entangled into petty pursuits, यानी petty pursuits बुरे झगड़ों में। ठीक है, दैट हैव बॉट फॉथ, जो जो लेकर आया ओनली डिसयूनिटी, यानी ना इतफाकी, और डिसहार्मनी, यानी ना आहंगी अमंग आवर रैंक्स, हमारे दरमियान। यानी अगर हमने तवज्जो दी होती या बातें सुनी होती तो हम इस तरह के परस्यूट्स, इस तरह के बुरे जो है वो ख्यालात में ना पड़ते। क्लियर, होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, हमारी नेक्स्ट जो है स्लाइड, फाइंड द काइंड ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। अच्छा जी, यूनिट से आपने एडवर्ब फाइंड आउट करके करने हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर आपने बताना है, प्लेस बताना है, टाइम बताना है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तीन मैंने ऊपर वाले आपको बता दिए थे, अब फ्रीक्वेंसी और डिग्री रह गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इंटेंसिटी शो करता है, यानी किसी काम को करने की इंटेंसिटी जो है आपके अंदर, वो जो है वो एडवर्ब ऑफ आपका जो है फ्रीक्वेंसी है, कि कितनी बार जो है
आपने जो है वो कोई काम किया है, जैसा कि आप कहते हैं कि यानी हाउ ऑफन समथिंग इज अकर्ड, कितनी दफा कोई काम हुआ है, वीक में एक दफा हुआ है, वीक में 2 दफा हुआ है, डेली हुआ है, ये हमें क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें आप जो है डेली, यूजुअली, इस तरह के वर्ड जो है वो आप समटाइम्स, ये वाले वर्ड जो है आप यूज करते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो है आप यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स जिसमें जो है, अच्छा, एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है ना वो आपको बताता है कि कोई काम आपने कितना किया है, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, ये वाली रीजनिंग आपको बताता है कि कैसे, हाउ मच। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास अगर एग्जाम्पल हो तो मैं लिखूंगी कि हाउ मच, अगर एग्जाम्पल में देखूं तो मैं कहूंगी द व्यू फ्रॉम द टॉप इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कितना, कोई डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, जैसे आप डिग्रीज पढ़ते हैं 120 डिग्री, 130 डिग्री, तो ये भी क्या है, किसी काम की डिग्रीज को शो करता है। ठीक है, ओके, अच्छा जी, ये भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। देन आपने ये जो है वर्ब्स को इन्फिनेटिव की फॉर्म में उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, फ्रेजेस जो हैं उनको जेरेंड में करना है, यानी कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। जेरेंड्स ऐड करके जो है, जैसे गुड एट पेंटिंग, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है, इस तरह की। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशनल सेंटेंसेस, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, इस तरह। ठीक है, होप सो इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कंसल्ट। ओके, बाय बाय।